अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे ओपन ईयर केमिस्ट्री बुक्स पेज नंबर 158 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। वीडियो को लाइक करें। टॉपिक स्टार्ट हम करेंगे आज 26.3 टॉपिक का हमारा जो टाइटल है डेट इज़ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के बारे में हम डिटेल से यहाँ पे चैप्टर में स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम क्या था? पॉलीमर। तो पॉलीमर ही की जो एक एग्जांपल है ना डेट इज़ प्लास्टिक, तो उसी को हमने आज जो है वो डिटेल से स्टडी करना है। ठीक है, प्लास्टिक से आप सब फैमिलियर हो। हमारे घरों में बहुत सारे बर्तन जो हैं प्लास्टिक के बने होते हैं। घर में बहुत सी चीज़ें हैं, हमारा फर्नीचर, मतलब छोटी से चीज़ लेकर और काफ़ी ह्यूज बड़ी चीज़ भी जो है वो प्लास्टिक की अवेलेबल है। ठीक है, तो प्लास्टिक के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्लास्टिक किस तरह से बनता है, उसकी डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिटेल से हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक हमारा है 26.3 प्लास्टिक्स। Polymerization of monomers like ethylene, propylene and styrene gives polyethylene, polypropylene and polystyrene respectively. All these polymers are a few example of compound called plastics. इसको underline करें। These plastics are used to make all type of carry home food container, for example soft drink bottles, water bottles, juice bottles, etc. They are also used to manufacture shopping bags, kitchenwares, buckets, table, chairs, food wrappers, cups and plates, etc. Plastics are lightweight, flexible and durable. They can be easily molded into solid objects of almost any desired shape. All these properties have led to their widespread use in almost any sphere of our daily life. Starting from early 20th century, millions of tons of plastics are made every year. छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने अभी रीड आउट किया। सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलीमराइजेशन। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था कि व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स कितनी टाइप्स के हैं, पॉलीमर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, और वो प्रोसेस जिसमें पॉलीमर्स बनते हैं डेट इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। हम सब कुछ बेटे वन बाय वन डिटेल से पढ़ के आए हैं। जब मोनोमर्स की पॉलीमराइजेशन होती है, मोनोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल कौन सी हैं मोनोमर्स की, जैसे कि इथाइलिन एक मोनोमर है, प्रोपिलीन और स्टीरीन। जब इनके अंदर पॉलीमराइजेशन होगी तो इनसे क्या चीज़ बनती है बेटे? इनसे बनता है, जब इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? पॉलीइथाइलिन। ठीक है, इसी तरह प्रोपिलीन की जब पॉलीमराइजेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? पॉलीप्रोपिलीन। और जब स्टीरीन की पॉलीमराइजेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? पॉलीस्टीरीन। सब नाम वही है, मोनोमर का नेम ही है ना, लेकिन उससे पहले क्या वर्ड लगा लिया? सबसे पहले हमने पॉली लगा लिया। मतलब क्या कि बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन हो गए ना, तो उन्होंने क्या, जब बहुत सारी चीज़ें हो जाए तो हम उनको क्या कह देते हैं? पॉली कह, मतलब मैनी कह देते हैं, पॉली हो गए। ठीक है, नाम बाकी नाम तकरीबन जो है वो वही रहेगा। जितने भी पॉलीमर्स हैं ये तमाम के तमाम बेटे एग्जाम्पल्स हैं किसकी? प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है? आपकी बुक में यहाँ पे प्लास्टिक की डेफिनेशन नहीं दी गई। मैं आपको इसकी डेफिनेशन राइट करवा देती हूँ अपनी बुक के यहीं पे ऊपर लिख लो, ताकि आपको हमेशा इसको फाइंड आउट ना करना पड़े, आपको फ़ौरन से ये नज़र आ जाए और आप लोग इसको याद कर लो। अच्छा, आप लोग ना अक्सर मेरे से क्वेश्चन करते हो, अक्सर मुझे बच्चों के कमेंट्स आए होते हैं, मैम आपने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई, इसकी नहीं लिखवाई। बेटे जिन चीज़ों की डेफिनेशन आपकी बुक में मुझे लग रहा होता है कि बिल्कुल ठीक दी गई है और इजी डेफिनेशन दी है, उनकी डेफिनेशंस मैं नहीं लिखवाती। लेकिन जहाँ पे मुझे फील होता है कि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है या तो बिल्कुल दी नहीं गई है या आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगी, वहाँ पे मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ। तो इस केस में प्लास्टिक की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी गई, दैट्स वाई मैं आपको प्लास्टिक की डेफिनेशन यहाँ पे राइट करवाऊँगी। लिखें आप लोग। प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर। क्या मैंने बोला? दोबारा बोल रही हूँ। प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। लिख लिया? दोबारा पूरी डेफिनेशन एक दफ़ा डिक्टेट करवा देती हूँ, रिपीट करवा देती हूँ, जिसकी मिस है बेटे वो कंप्लीट कर ले। Plastic is a synthetic or semi-synthetic organic polymer made up of very large molecules called polymers. Is that clear? Common example आप इसकी लिखेंगे, इथीन से हमारे पास जो प्लास्टिक बनेगी that is known as polyethylene। ठीक है, जिसको हम अक्सर तेजी में कह देते हैं पॉलीथीन। ठीक है ना, इथीन से क्या बन रहा है? पॉलीइथीन बन रहा है।
इसी तरह इथाइलिन से क्या बन रहा है, पॉलीइथाइलिन बन रहा है। आपकी बुक में भी यहाँ पे 3 डेफिनेशंस, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दी गई हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारी होगी प्लास्टिक की डेफिनेशन। आपने यही डेफिनेशन अपने पेपर में भी राइट करनी है जब आपके पेपर में आएगी। ठीक, प्लास्टिक जो है बेटे हमारे डिफरेंट हाउस होल्ड, अपने घर में देखो, किचन में देखो, अपने बेडरूम में देखो, आप गैराज में देखो, इर्द गिर्द जहाँ भी देखोगे आपको प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें नज़र आएंगी। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में जो है इससे बनी हुई चीज़ें जो है वो हमें नज़र आती हैं। ठीक है, जैसे कि बैग्स हैं, किचन वेयर्स हैं, बकेट्स हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, फूड रैप्स हैं, कप्स हैं, प्लेट्स हैं। ठीक है, तमाम की तमाम चीज़ें ये जो मैंने अभी जिनके नाम लिए किससे बनी हुई हैं, प्लास्टिक से बनी हुई हैं। आगे आती हैं प्लास्टिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो आपको उस नज़र आ रही होती हैं। ठीक है ना, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो वो होती हैं जो उनकी केमिस्ट्री होती है, जो आपको नज़र नहीं आ रही होती कि वो किस तरह से बना है, उसको रिएक्शन कैसे हुए हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ प्लास्टिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर आपके पेपर में प्लास्टिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो बेटे आप क्या राइट करोगे, नंबर 1 आपकी बुक में लिखा है, इसके आगे नंबर 1 लिख लो। आप लोगों के लिए आसान होता है पेपर में, फिर आपको समझ आ जाती है क्वेश्चन है। आप लोग मेरे से पूछते हो ना इस पूरे पैराग्राफ में से मैम हमने क्या याद करना है, तो इसमें से आपने पहले पॉलीमराइजेशन याद कर लिया, फिर आपने प्लास्टिक याद कर लिया, अब आपने क्या याद कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिक आर लाइट वेट। प्लास्टिक जो हैं ये लाइट वेट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर ड्यूरेबल। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि हम इनको इजीली मोल्ड कर सकते हैं इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस शेप में भी हम चाहें हम इनको उस तरह की इनकी शेप जो है बेटे वो बना सकते हैं। डिज़ायर शेप जो भी हमें चाहिए हम उस शेप में प्लास्टिक को लेके आ सकते हैं। ठीक है, और यही वजह है कि प्लास्टिक जो है वो वाइडली बेटे पूरी दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ आपकी बुक में डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये प्लास्टिक से रिलेटेड जो है कुछ आइटम्स हैं, चेयर, लंच बॉक्स, बास्केट, ठीक है, बकेट है, कप है और ये जग है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के आपके पास यूटेंसिल्स हैं, ग्लास हैं, बास्केट्स हैं, ठीक है, बॉक्सेस डिफरेंट टाइप के हैं, कंटेनर्स हैं। तो ये तमाम की तमाम जो हैं दे आर प्रोडक्ट ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है बेटे, हमारे ऐसी इंडस्ट्री जिसमें फैब्रिक बन रहा है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें थ्रेड बन रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी इंडस्ट्री को हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, कपड़े से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है जहाँ पे फैब्रिक बन रहा है। और फैब्रिक किससे बनता है, थ्रेड से बनता है। यानी कि पहले आपके पास क्या बनेगा, धागा बनेगा, धागे के बाद कपड़ा बनेगा, कपड़ा भी फिर डिफरेंट टाइप का है, कॉटन फैब्रिक बन रहा है, ठीक है, हर टाइप का रेशमी कपड़ा बन रहा है। ये सारी की सारी जो कंबाइंड इंडस्ट्री है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पॉलीमर की क्या इंपॉर्टेंस है वो सारी अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। टॉपिक हमारा है 26.4 इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Polymers which are used in textile industries are called synthetic fiber. इसको अंडरलाइन करें। Example of synthetic fiber are nylon, polyester, rayon and acrylic. ठीक है, etc. The properties of synthetic fiber which enable them to be used in textile industry are as follows. Number 1, they are cheaper in cost than natural fiber like cotton and silk. Number 2, they are stronger and more durable than natural fiber. They do not shrink. They resist wrinkling. They are lightweight and quick drying. They are moth and insect resistance. The polyester and nylon are the two common polymers which account for 69% of all the material used in clothing industry worldwide. Polyester is an important fiber for its strength and resistance to shrinking. It is commonly used in sportwear and hosiery. Acrylic is lightweight, soft and provide warmth. हमने क्या पढ़ लिया बेटे, जो नेक्स्ट टॉपिक अभी मैंने रीड आउट किया, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पॉलीमर की
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेटे पॉलीमर जो हैं वो पॉलीमर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं दैट इज़ नोन एज सिंथेटिक फाइबर। क्या कहते हैं इनको? हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो हमने खुद बनाई होती है। एक चीज़ होती है जो नेचुरल है, एक चीज़ होती है जो कि सिंथेटिक होती है। नेचुरल चीज़ क्या होती है? जो कि अल्लाह की तरफ से है, वो ऐसे की ऐसे हमारे पास आ रही है। एक चीज़ होती है जो सिंथेटिक है, जो कि ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाई है। अब दो तरह के फाइबर्स हैं, एक है नेचुरल फाइबर, एक है सिंथेटिक फाइबर। वैसे ही आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। आपने अक्सर नाम सुना होगा कॉटन। अब कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन का बेटे एक प्लांट है, एक फसल है, एक क्रॉप है, एक पौधा है कॉटन, उसके ऊपर कॉटन लगती है, ठीक है। उस कॉटन से धागा बनता है, उस धागे से फिर कपड़े बनते हैं। वो कॉटन जो है हम लोग अक्सर जो है अपनी हमारे जो गर्म कपड़े हैं उनके अंदर उसकी फिलिंग हुई होती है, हमारी क्विल्ट्स में, हमारे ब्लैंकेट्स में उसकी जो है वो मतलब यूज़ हुई होती है वो कॉटन, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल में भी जो है वो कॉटन यूज़ होती है। वो वाली जो कॉटन है दैट इज़ नेचुरल कॉटन। लेकिन ये जो है दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पॉलीमर्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इन फाइबर्स को जो है बेटे बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर की कॉमन एग्जांपल क्या है? नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, रेयॉन है और एक्रेलिक है, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर जो हैं बेटे इनको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहले पहले आज से बहुत साल पहले बेटे ये बिल्कुल नहीं थे और बराए नाम ही जो है इनका यूज़ किया जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हर चीज़ जैसे नई आती है और एवोल्यूशन होती है, ठीक है, इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर भी जो है ये फिर आई इंट्रोड्यूस हुई और फिर इसका इस्तेमाल जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। अब नाउ डेज सिंथेटिक फाइबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जो है वो यूज़ होता है। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमने सिंथेटिक फाइबर को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया? कुछ ना कुछ तो ऐसी वजूहात होंगी ना कोई तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनकी वजह से हम सिंथेटिक फाइबर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं आपकी बुक में सारी पॉइंट वाइज दी गई हैं, वन बाय वन सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर चीपर इन कॉस्ट देन नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन एंड सिल्क। मैंने आपको बताया था दो तरह के नेचुरल हमारे पास चीज़ें आती हैं, एक आता है कॉटन और एक आती है सिल्क। सिल्क जो है वो बेटे आपको पता है हमारे पास एक इंसेक्ट होता है, आपने शायद कभी वीडियोस वगैरह में देखा हो, उससे हम सिल्क बनाते हैं, ठीक है। एक है कॉटन का प्लांट होता है, उसके ऊपर कॉटन लगती है, ठीक है। कॉटन और सिल्क जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, और हर पर्सन की रेंज में नहीं होते, ठीक है। वो चीज़ें जो कॉटन से और सिल्क में बनी होती है ना वो महंगी होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ें जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वो चीपर होता है, सस्ता होता है और सब लोगों की रेंज में होता है, ठीक है। समझ आ गई क्या मैंने कहा? सिंथेटिक फाइबर जो है वो चीप है, सस्ता है अपनी कीमत के लिहाज से एज़ कम्पेयर टू कॉटन एंड सिल्क। दूसरी इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर होता है, मोर ड्यूरेबल होता है देन नेचुरल फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर में दो एग्जांपल्स आएंगी। नेचुरल फाइबर आपने हमेशा याद रखना, उसमें कॉटन आती है और एक हमारे पास क्या आता है? सिल्क आता है। कॉटन और सिल्क इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना सिंथेटिक फाइबर होता है, और सिंथेटिक फाइबर जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा अरसे के लिए ठीक रहता है, सही चलता है, जबकि कॉटन और सिल्क जो है वो इतनी देर तक ड्यूरेबल नहीं रहती, ठीक है। दे डू नॉट श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है? देखो अक्सर आपके कपड़े होते हैं, जब हम कपड़ों को वॉश करें ना तो वो श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि उनका साइज जो है ना वो छोटा हो जाता है। कपड़ा थोड़ा सा आपकी शर्ट है तो वो थोड़ी सी आपको ऊंची हो जाएगी, श्रिंक हो जाता है। वो कपड़े जो कॉटन से और सिल्क से बने होते हैं बेटे वो श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन वो फैब्रिक जो कि पॉलिएस्टर से सिंथेटिक फाइबर से बना होता है ना वो श्रिंक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है दे रेजिस्ट रिंकलिंग, इनके ऊपर रिंकल्स भी नहीं आते, ठीक है। जबकि जो नेचुरल फाइबर है उसके ऊपर क्या आ जाता है? रिंकल्स आ जाते हैं। ये लाइट वेट होते हैं जबकि वो हैवी होते हैं और उनको ड्राई होने में भी टाइम लगता है, लेकिन इनको ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। कॉमन एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, शायद आपने कभी घरों में नोट किया हो, अगर आपने सर्दियों में कभी नोट किया आपके घर में सपोज दो तरह की क्विल्ट्स हैं, लिहाफ जो हम सर्दियों में लेते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं। एक ब्लैंकेट वो हो जिसके अंदर बेटे कॉटन हो और एक वो हो जिसके अंदर सिंथेटिक फाइबर हो, पॉलिएस्टर हो।
पॉलिएस्टर से बनी हुई क्विल्ट जो है उसका वज़न ही नहीं होता, वो बहुत लाइट वेट होती है, ठीक है। और जो कॉटन से बनी हुई क्विल्ट होती है वो बहुत वज़नी होती है, ठीक है, वो हैवी होती है, ठीक है। ये बहुत का एक डिफरेंस है। तो और कॉटन से बनी हुई चीज़ को अगर हम लोग वॉश कर लें तो बेटे तो उसको तो सूखने में ही जो है, ड्राई होने में इतना टाइम लग जाता है, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो सिंथेटिक फाइबर है बेटे वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है, उसके ऊपर इंसेक्ट भी जो है अटैक नहीं करते। जैसे कि कॉमन एग्जांपल आपको मोथ की दी हुई है। मोथ छोटा सा इंसेक्ट है जस्ट लाइक बटरफ्लाई, ठीक है। तो वो इंसेक्ट जो है वो कॉटन खाता है, ठीक है। तो कॉटन को और भी बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं उस कॉटन को खा लेते हैं। कॉटन जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर है बेटे उस पर जो इंसेक्ट्स है वो अटैक नहीं करते, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिनकी वजह से सिंथेटिक फाइबर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पॉलिएस्टर और नायलॉन जो हैं ये दो कॉमन पॉलीमर्स हैं जो कि 69% मटेरियल जो हम क्लॉथ इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं बेटे उसमें यूज़ होते हैं। पॉलिएस्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट फाइबर है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और ये श्रिंक भी नहीं करता, ठीक है। इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसको? पॉलिएस्टर को। इसके धागे बनते हैं, उन धागों से फिर कपड़ा बनता है, उन धागों से एम्ब्रॉयडरी भी होती है। वो धागा जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इवन बड़े बड़े जो रोप्स हैं, रस्सियाँ हैं, वो भी पॉलिएस्टर से बनती हैं। और इसके अलावा पॉलिएस्टर को जो स्पोर्ट वेयर है ना, जो ट्रैक सूट्स होते हैं, वो भी पॉलिएस्टर ही के बनते हैं। इसके अलावा होजरी यानी कि जो हमारे मेंस से रिलेटेड अंडर गारमेंट्स हैं बेटे, जो वेस्ट वगैरह हैं, वो भी सारी की सारी वो ना होजरी इंडस्ट्री में आती है, वो भी जो है पॉलिएस्टर से ही बनती है। और दूसरा जो कॉमन यहाँ पे यूज़ होता है सिंथेटिक फाइबर, डैट इज़ अकैरेलिक। अकैरेलिक जो है डैट इज़ आल्सो लाइट वेट, सॉफ्ट होता है और ये हमें क्या देता है? गर्माइश देता है। तो गर्म कपड़े बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इज डेट क्लियर? और ये आपको बता दिया कि प्लास्टिक जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होती है। पॉलिएस्टर हमने पढ़ा, अकैरेलिक हमने पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर हमने पढ़ा। वो तमाम की तमाम किस चीज़ की एग्जाम्पल्स थी बेटे? प्लास्टिक की एग्जाम्पल्स थी। तो ये देखो, इसका मतलब है कि उस प्लास्टिक से क्या बन रहा है? थ्रेड भी बन रहा है, उससे फैब्रिक भी बन रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 26.5 एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। कॉमन बेटे एक बात आपने सुनी होगी कि जो भी चीज़ हमें फ़ायदे देती है ना बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं अगर वो 10 फ़ायदे दे रही है ना तो दो हमें नुकसान भी उसके हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि हर खुशी के साथ गमी भी होती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमें इन दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। जब हम देखते हैं कि किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और उसके डिसएडवांटेजेस कम हैं तो फिर हम मतलब उसको आगे लेके चल जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट को हम कोशिश करते हैं कि हम मिनिमाइज कर सकें। इसी तरह जो प्लास्टिक है बेटे, इट हैज़ आल्सो सम एडवर्स इफेक्ट। प्लास्टिक से हमें क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो सारे हम इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Unlike other material, plastic do not undergo biodegradation. When articles made of plastic are discarded, they can take up to 1000 years to break down. This fact has led to build up of huge amount of plastic in the environment. Accumulation of such huge amount of different articles made of plastic has caused widespread environmental problems. Plastic pollution is found almost everywhere on land, in air, and in all the water bodies, river, pond, lakes, seas, and oceans. This pollution has reached to an extremely alarming level and has led to cause serious health problems. Discarded plastic articles we put in the bins are disposed of through burning, dumping in the landfill, thrown in the drains from where they make their way to river and oceans. Burning of discarded plastic articles in town create a hazardous environment condition because this release dangerous gases in air. हमने क्या पढ़ा? एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, कि प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक बेटे प्लास्टिक की बनी हुई अवेलेबल है, ठीक है।
दूसरे मटेरियल्स की तरह प्लास्टिक जो है उसकी बायोडिग्रेडेशन नहीं होती। व्हाट इज बायोडिग्रेडेशन? अच्छा, ये वर्ड यहाँ पे इसको अंडरलाइन करो, बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बायोडिग्रेडेशन जो है बेटे, ये ब्रेक डाउन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये और डिफरेंट टाइप के और डिकम्पोजर्स। अगर किसी प्लांट की डेथ हो जाती है, बड़ा सा कोई दरख्त गिर जाता है, ठीक है, किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, इवन ह्यूमन बींग्स भी हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि डिग्रेड नहीं होगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसकी बायोडिग्रेडेशन नहीं होती, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया और डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लास्टिक को बेटे डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, और वो आर्टिकल्स जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं उनको हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है, और जब हम प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को बेटे कहीं फेंक देते हैं ना, तो उनको ख़त्म होने में, डिग्रेड होने में तकरीबन 1000 ईयर जो है वो लग जाते हैं। ठीक है, इतना देखो कितना ह्यूज टाइम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से अब ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक जो है वो बन रही है, इसका मतलब है जितनी वो बन रही है उतनी वो अब वेस्ट भी जा रहा है सारा। अब ये वेस्ट जो है ये अकामुलेट होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। इस वेस्ट की वजह से हमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल इशू क्या है कि इसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो फैल रही है। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो हर टाइम हर जगह फैल रही है। प्लास्टिक पोल्यूशन हमें नज़र आती है लैंड्स के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। जब हम प्लास्टिक को, यानी कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा ढेर है, जब हम उसको जलाते हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो गैसेज हैं जो कि हमारे, मैं आपको क्या बता रही थी कि जब हम प्लास्टिक को मतलब हमारे पास बहुत सारी वेस्ट जमा हो गया, जो भी जहाँ पे भी स्टोरेज होती है वेस्ट की, जब उसको बेटे उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। ठीक है, अब जब प्लास्टिक जलती है तो जलने से क्या होगा, स्मोक बनेगी, और स्मोक के साथ बहुत सारी जो है डेंजरस गैसेस हैं वो भी निकलती हैं। ठीक है, ये स्मोक और ये डेंजरस गैसेस सारी एयर में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से एयर जो है पोल्यूटेड हो जाती है, और इस पोल्यूटेड एयर की वजह से फिर बहुत सारे रिस्पायरेटरी इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आंखों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा मेन चीज़ क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी कहीं वाटर बॉडीज़ है ना, जैसे कि रिवर है, पाउंड्स है, लेक्स है, सीज हैं, ओशंस हैं, वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें, शॉपिंग बैग सारे के सारे फेंक देते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जो पानी के करंट के साथ, पानी के बहाव के साथ पानी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो उनकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग थिंग्स पानी के अंदर रह रहे होते हैं बेटे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिशेस, बहुत ज़्यादा टर्टल्स जो हैं, ईयरली उनकी डेथ होती है ड्यू टू दिस प्लास्टिक। ठीक है, जब वो खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो ये शॉपिंग बैग्स उनके अंदर चले जाते हैं, फंस जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे अलार्मिंग जो है, इसकी वजह से अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अलार्मिंग हद तक प्लास्टिक से रिलेटेड जो पोल्यूशन है बेटे वो बढ़ चुकी है। ठीक है, और जो डिस्कार्टेड आर्टिकल्स हैं, मतलब या तो इनको बर्न किया जाता है, या ये ज़मीन के अंदर डंप होना शुरू हो जाते हैं, या फिर हम इनको क्या करते हैं कि जो हमारे पानी के रिजर्वायर्स हैं उनके अंदर हम इनको फेंकना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल जाती है। आगे चलें। और इसी तरह से मैंने आपको जब बताया कि जब हम इन डिस्कार्डेड प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को फेस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इनकी बर्निंग से बहुत सारी डेंजरस गैसेस भी रिलीज होती हैं। तो बेटे आपका शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, मैं आपको पॉइंट वाइज बता देती हूँ, आप लोग पॉइंट वाइज इसको नोट कर लें। सबसे पहला जो हम डिफरेंट कैटेगरीज में इसको चलो डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पहले हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि इसकी वजह से हमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को फेस करना पड़ता है। नंबर 1 क्या है, आपको भी मैंने बताया कि प्लास्टिक टेक 100 ईयर टू डिकम्पोज। इसका मतलब है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दूसरी मेन चीज़ हमने क्या पढ़ी कि प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, ड्रेन्स, ठीक है, ये सब जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, जो प्लास्टिक बैग्स हैं बेटे, ये हमारे ड्रेन्स को
हमारे जो रिवर्स हैं, हमारे जो ओशंस हैं, उनको ये चोक कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं, ठीक है ना। इससे जो हमारे घर का ड्रेनेज सिस्टम है, बड़े बड़े भी जो बाहर ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, पाइप्स हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिनकी, और दूसरी मेन चीज़ क्या है, दे काज हार्म टू मैरीन लाइफ, ठीक है। तीसरा इसका एस्पेक्ट क्या है, माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं, ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि फूड चेन में और वाटर में एंटर हो जाते हैं, और जब हम ये वाला पानी कंज्यूम करेंगे तो हमें भी बहुत सारी फिर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। एनिमल्स और बर्ड जो है बेटे ऑफन, यानी कि अक्सर जो है, दे ईट प्लास्टिक बैग्स थिंकिंग दे आर फूड। मतलब नीचे इतने प्लास्टिक बैग्स गिर रहे होते हैं, वो खाना अपना मतलब फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और खाने के धोखे में वो क्या कर लेते हैं कि प्लास्टिक बैग्स खा लेते हैं। प्लास्टिक बैग उनके स्टमक में जाके स्टमक को ब्लॉक कर देते हैं, और जिसकी वजह से फिर एनिमल्स की और बर्ड्स की डेथ हो जाती है। फिर क्या है कि जो ह्यूमन हेल्थ है, अगर हम इंसानों की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि कुछ प्लास्टिक से बेटे टॉक्सिक केमिकल जो हैं वो रिलीज होते हैं, और प्लास्टिक जो है उससे पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारे ब्रीदिंग इश्यूज का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा कैंसर भी जो है वो प्लास्टिक की वजह से बेटे स्प्रेड होता है। फिर इसके मेन डिसएडवांटेजेस कुछ और भी हैं जो कि वेस्ट मैनेजमेंट इशू से रिलेटेड हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये हमारे सीवर सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग का खर्चा भी होता है। यानी कि देखो, जब ड्रेनेज सिस्टम हमारे सारे पाइप्स ही बंद हो जाएंगे तो फ्लड ही आएगा ना। इसके अलावा प्लास्टिक से जो बनी हुई चीज़ें हैं बेटे वो रिसाइकल नहीं होती, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल हैं, और ये फायर हैजर्ड भी है, यानी कि कुछ प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं दे रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स जब उनको बर्न किया जाता है। तो ये हमने सारे के सारे क्या पढ़ लिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको भी एक दफ़ा हम रीड आउट कर लेते हैं। पॉलीमर्स कैन बी 3D प्रिंटेड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स. These techniques involve layer by layer deposition of the polymer material to create a three-dimensional object. पॉलीमर्स क्या हैं, पॉलीमर्स जो हैं दे कैन बी 3D प्रिंटेड, ठीक है। पॉलीमर्स को हम इनका 3D प्रिंटेड फॉर्म में भी इनको हम ला सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। और इस टेक्निक में जर्नल प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व होता है, क्या करते हैं, पॉलीमर की लेयर बाय लेयर, एक पॉलीमर, दूसरा पॉलीमर, तीसरा पॉलीमर, इस लेयर्स लगाते हैं हम पॉलीमर की डेपोजिशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। इसके साथ ही बेटे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे चैप्टर को आप लोग डिटेल से स्टडी करो। इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।